जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को या कह लीजिए अभ्यास प्रश्न को हम लोग करने जा रहे हैं। और आप सभी लोग बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बताइए कि कौन सी राशि सदिश और कौन सी राशि अदिश है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक जगह हम लोग अदिश राशि को लिख दे रहे हैं और दूसरे तरफ हम लोग सदिश राशि को लिख दे रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है आयतन। तो आयतन अदिश राशि होती है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है द्रव्यमान। द्रव्यमान की भी कोई दिशा नहीं होती, भार की दिशा होती है। भार हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, तो भार सदिश राशि होती है, लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि होती है। तो द्रव्यमान भी अदिश राशि है। और फिर आगे दिया हुआ है चाल। चाल भी अदिश राशि होती क्योंकि चाल की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि अगर वेग होगा तो वेग सदिश राशि होती है। और फिर त्वरण, तो त्वरण सदिश राशि होती है। त्वरण को हम सदिश राशि में लिखेंगे। और फिर आपको घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व अदिश राशि होती है, यहाँ अदिश राशि में लिख देंगे घनत्व। और फिर आगे दिया हुआ है मोल संख्या। तो मोल संख्या जो होती है वो भी अदिश राशि ही होती है। तो मोल संख्या यानी मोलों की संख्या। मोल का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को ही एक मोल कहते हैं। तो अणुओं की कोई दिशा तो होती नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है। तो ये मोल संख्या, यह एक अदिश राशि है। और इसके बाद फिर देखें, मोल संख्या के बाद वेग दिया है, तो वेग सदिश राशि है, ये सदिश राशि होगी। और फिर कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति की कोई दिशा नहीं होती है, तो कोणीय आवृत्ति जो है ये अदिश राशि है। कोणीय आवृत्ति, इसको अदिश राशि में हम नोट करेंगे। और फिर आपको विस्थापन, तो विस्थापन किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है, ये विस्थापन सदिश राशि में आएगा। और फिर कोणीय वेग, तो वेग चाहे कोई भी हो वह हमेशा सदिश राशि होती है, इसको आप याद रखे रहिएगा। तो कोणीय वेग सदिश राशि है। तो इस प्रकार आपको दिया गया था और इसमें हमको बताना था कि कौन सी राशि अदिश राशि है और कौन सी राशि सदिश राशि है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताने जा रहे हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूची में से 2 अदिश राशियों को छाटिए।
तो जितनी अदिश राशि होगी उसी को छांटना है। इसका मतलब यहाँ भी हम लोगों को अदिश राशि को अलग लिखना है और सदिश राशि को अलग लिखना है। देखते हैं कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बल। बल सदिश राशि होती है। बल निश्चित दिशा में काम करता है। बल सदिश राशि होती है। और फिर कोणीय संवेग, संवेग कोई भी हो, रेखीय संवेग हो, कोणीय संवेग हो, संवेग हमेशा सदिश राशि होती है। तो ये संवेग हो गया, यानी कोणीय संवेग, ये कोणीय संवेग है। अब इसके बाद दिया हुआ है कार्य। तो कार्य अदिश राशि होती है क्योंकि कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। फिर दिया हुआ है धारा। धारा माने विद्युत धारा। विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती है। धारा जिधर तार मिलेगा उधर ही चली जाएगी, जिधर ही करंट जाने के लिए सिस्टम मिलेगा। अगर कहीं पानी गिरा होगा तो वहाँ बिजली चारों तरफ फैल जाएगी। तो धारा की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। और फिर दिया हुआ है रैखिक संवेग। हमने कहा था कि कोई भी संवेग हो वह हमेशा सदिश राशि होती है। तो ये रैखिक संवेग। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र ये सदिश राशि होगी। और फिर देखें औसत वेग। तो वेग जहाँ भी लगा होगा वो सदिश राशि होगी। तो वेग सदिश राशि है। और फिर आगे देखें चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण भी सदिश राशि होती है। कोई भी आघूर्ण हो, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे जड़त्व आघूर्ण हो, चाहे बलयुग्म का आघूर्ण हो, कोई भी आघूर्ण होता है तो वह सदिश राशि होती है। तो ये चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होती है। और फिर आपेक्षिक वेग, हमने कहा था कि वेग कोई भी हो वो सदिश राशि होती है। तो ये हो गया आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग सदिश राशि, ठीक है। तो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा था? आपसे इसमें ये पूछा जा रहा था कि दो अदिश राशियों को बताइए। निम्नलिखित में से दो अदिश राशियों को छांटिए। तो दो अदिश राशियों को हमने छांट लिया। एक कार्य है और दूसरा धारा है। और चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखा जाए तो देखें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है और क्या है इसमें। निम्नलिखित सूची में एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। आप बताइए कि इसमें कौन सी सदिश राशि है। तो देखिए दिया हुआ है ताप। ताप की कोई दिशा नहीं होती है तो ताप अदिश राशि होती है। ताप अदिश राशि होती है। फिर आपसे कहा गया है दाब। तो दाब भी अदिश राशि होती है। दाब भी अदिश राशि होती है। और फिर आवेग। तो आवेग जो है संवेग के बराबर होता है और संवेग सदिश राशि है, यानी आवेग सदिश राशि होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखे रहना है। और फिर समय। तो समय अदिश राशि होती है। और फिर आपसे कहा है शक्ति। तो शक्ति भी अदिश राशि होती है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कुल पथ लंबाई। तो पथ की लंबाई जिसको दूरी कहते हैं
और दूरी अदिश राशि होती है। तो ये है पथ लंबाई। पथ लंबाई भी अदिश राशि होती है। और फिर ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य दोनों अदिश राशि होते हैं। तो ये ऊर्जा भी अदिश राशि हो गए। फिर गुरुत्वीय विभव, विभव भी अदिश राशि होती है। गुरुत्वीय विभव ये भी अदिश राशि है। और फिर इसके बाद घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यह भी अदिश राशि है। तो ये हो गया घर्षण गुणांक भी अदिश राशि है। और फिर आवेश, तो आवेश भी अदिश राशि होती है, क्योंकि आवेश की कोई दिशा नहीं होती है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, केवल एकमात्र सदिश राशि को छाटिए। तो जब एक है तो एक ही को छाटेंगे। अगर ये नहीं भी कहता तो एक ही सदिश राशि है। और एक सदिश राशि कौन है, आवेग। ये आवेश नहीं, आवेग है। तो सदिश राशि जो है वह आवेग है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों, हमने बताया कि जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण माने इसका कुछ अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए दिया हुआ है, पहले में दिया है 2 अदिश राशियों को जोड़ना। अब एक बात आप ध्यान से समझें, 2 अदिश राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की प्रकृति एक जैसी है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, द्रव्यमान अदिश राशि है, तो ये 5 kg ये अदिश राशि है। और फिर एक दूसरा द्रव्यमान है 2 kg, ये अदिश राशि है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7 kg आ जाएगा। तो अगर 2 अदिश राशियों की प्रकृति सेम होगी, समान होगी, तब तो जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए असमान है तो मान लीजिए द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम और कार्य अदिश राशि होती है, कह दिया जाए कि 10 जूल। तो अब जरा बताइए 5 किलोग्राम ये भी अदिश राशि और 10 किलोग्राम ये भी अदिश राशि है, तो क्या हम किलोग्राम में जूल को जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। तो आपसे यही पूछ रहा था कि क्या यह संक्रिया संभव है। तो यह संक्रिया संभव तभी होगा जब दोनों अदिश राशियों की प्रकृति समान हो। अगर दोनों अदिश राशियों की प्रकृति अलग अलग होगी ना, तो उनको जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा था कि क्या यह बीजगणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है, तो हम कह देंगे कि यह अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण तब होता जब हर कंडीशन में लागू होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जगह लागू हो रहा है, एक जगह लागू नहीं हो रहा है, इसलिए यह अर्थपूर्ण यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसके बाद देखें, अब सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, और सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये सब छोटे छोटे अभी न्यूमेरिकल हैं और फिर आगे देखा जाएगा जब जैसे न्यूमेरिकल आएंगे। एक ही विमाओं के एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना। अब एक चीज मैं बता दूं,
कि हमेशा सदिश राशि को सदिश राशि के साथ जोड़ते हैं और अदिश राशि को अदिश राशि के साथ जोड़ते हैं। कभी भी सदिश के साथ अदिश को नहीं जोड़ते हैं और कभी भी अदिश के साथ सदिश को नहीं जोड़ते हैं। जैसे चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। हम चाहें कि चाल और वेग दोनों को जोड़ें तो दोनों को जोड़ना संभव नहीं है। भले मात्रक दोनों का समान होता है, दोनों का सिंबल भी समान होता है, लेकिन चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, तो अदिश और सदिश राशि को जोड़ना संभव नहीं है। इसलिए यह संक्रिया भी अर्थपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं और थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक अदिश और एक सदिश का गुणा। हमने आपको बताया था कि जब किसी अदिश राशि में सदिश राशि का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो सदिश राशि होती है। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, तो जब सदिश राशि होती है तो सदिश राशि के ऊपर तीर लगाते हैं। तीर लगाने से ही पता चलता है कि ये सदिश राशि है और दोनों का गुणनफल संवेग होता है और संवेग भी सदिश राशि होती है। तो अदिश और सदिश का गुणा करना संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बीजगणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है, माने इसका मतलब है। अब इसके बाद आगे देखें, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखिए फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है दो अदिशों का गुणन। तो अब आप ऐसे समझ लें कि दो अदिश राशियों का हम गुणा कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि चाल और समय का जब हम गुणा करते हैं तो चाल भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, और जब दोनों का गुणा करते हैं तो दूरी आती है। क्यों, आपको मालूम है फार्मूला ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो फिर यहाँ पर जो है इनका गुणा हम कर सकते हैं, यानी दो अदिश राशियों का गुणा करना संभव है। इसलिए यह बीजगणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है। अब इसके बाद देखें, पांचवा दिया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है दो सदिशों का जोड़ना। दो सदिशों का जोड़ना पूछा जा रहा है कि क्या संभव है। तो एक बात समझ लीजिए, हमने आपको बताया था कि दो सदिश राशियों को भी हम तभी जोड़ेंगे जब उनकी प्रकृति सेम हो। जैसे मान लीजिए बल सदिश राशि है, 5 न्यूटन का बल है, और वेग भी सदिश राशि है, सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। तो क्या बल और वेग को हम जोड़ सकते हैं? तो अगर दोनों सदिश राशियों की प्रकृति सेम होगी तब तो जोड़ लेंगे, और अगर प्रकृति सेम नहीं होगी तो नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह संक्रिया भी अर्थपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद देखें, अब इसका छठा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। एक चीज बता दें, जैसे मान लीजिए बल सदिश राशि है और अगर इसका क्षैतिज घटक निकालें तो यफ कास थीटा हो जाएगा। कास थीटा से गुणा करते हैं क्षैतिज घटक निकालते समय, और अगर साइन थीटा से गुणा करें तो ऊर्ध्व घटक हो जाता है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी सदिश राशि का घटक हो और उस घटक में उसी सदिश राशि को जोड़ा जाए, जरा देखिए, यफ कास थीटा में यफ को जोड़ा जाए, यफ साइन थीटा में यफ को जोड़ा जाए, तो एक चीज हम आपको बता दें कि ये जोड़ना संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी घटक में किसी सदिश राशि को जोड़ा जाए। इसका मतलब ये हुआ
कि यह भी बीजगणितीय संक्रिया अर्थपूर्ण है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो चारों क्वेश्चन हम बताए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और आप कमेंट करके बतावें अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।